नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं आपको ले चलता हूं शास्त्री नगर में। शास्त्री नगर देहरादून के रिस्पना पुल के पास वाला इलाका है। यहाँ हम आपकी मुलाकात कराएंगे बूढ़ दादी द मिलेट कैफे के संचालकों से, जो पहाड़ के गुमनाम व्यंजनों को लेकर देहरादून में पहुंचे हैं। उनका प्रयास है कि पहाड़ के व्यंजनों को हर व्यक्ति तक, हर घर तक पहुंचाएं। पहाड़ के गुमनाम व्यंजनों को घर घर तक पहुंचाने, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कपिल डोभाल जी और उनकी पत्नी श्रीमती दीपिका डोभाल जी। तो आइए बात करते हैं दीपिका डोभाल जी से और कपिल डोभाल जी से कि उनकी क्या योजना है और इस पूरे कार्य में उनके सामने क्या चुनौतियां आती हैं और कितना गर्व का अनुभव होता है पहाड़ के व्यंजनों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने। अभी हम बात कर रहे हैं बूढ़ दादी कैफे द मिलेट कैफे की संचालिका श्रीमती दीपिका डोभाल जी से। दीपिका जी, बहुत अच्छा चल रहा है रेस्टोरेंट, मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं और मैं आपको भी देख रहा था कि आप लोगों को बता रहे हैं कि पहाड़ के ये व्यंजन हैं, इन व्यंजन की ये खासियत है, ये इतने पौष्टिक हैं। पहाड़ के बारे में आप, पहाड़ के व्यंजनों के बारे में आप प्रचार कर रहे हैं। कितना गर्व महसूस होता है आपको इस कार्य में? गर्व तो होता है सर, जैसे क्योंकि अपने फूड को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाना मतलब आसान नहीं है। तो भगवान ने ये काम हमें सौंप रखा है। हाँ। मैं तो यही समझती हूँ कि हर किसी व्यक्ति को कुछ ना कुछ विशेष बात होती है। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि शायद इस काम के लिए भगवान ने मुझे, ईश्वर ने स्पेशल चुना होगा। वैसे मेरी पैदाइश राजस्थान की है, पर वहाँ के फूड में यहाँ के फूड में तो रात दिन का अंतर है। पर मुझे ये लगा कि जैसे वहाँ के लोग अपने फूड को प्यार करते हैं ना, तो हम चाहते कि हम भी, जैसे मेरे मम्मी पापा सब गढ़वाल के ही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि खून तो आखिर मेरा गढ़वाल का ही है, तो मैं चाहती हूँ अपने फूड को भी मैं आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, अभी जो आपका रूटीन है वो क्या है? अभी रूटीन ऐसा है कि जैसे फूड को लेके, जैसे एक तो यहाँ हम 4-5 आइटम रखा है। 4-5 आइटम में जैसे एक तो ढिंका हो गया, एक बदलपुर की बिरंजी हो गई, एक हमारी अपनी खुद की रेसिपी है सोना आलू, वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, मक्की का आटे में बनता है, और एक चोलाई की खीर होती है और एक असकली होती है, एक 12 अनाजा नमकीन है। तो ये 4-5 आइटम हम रूटीन में रखते हैं हमेशा। अच्छा, जब ग्राहक इनको खाते हैं उसके बाद वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो क्या प्रतिक्रिया सामने आती है? जैसे लोग बोलते हैं, जैसे खाते हैं तो जिनका जो खाता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब मैंने कुछ अलग सा खाया। मंडवा तो सभी खा रहे हैं, पर उनको, जैसे कई बूढ़े लोग आते हैं तो वैसे पहले बोलते अरे बेटा आपने बहुत खा रखा है, अब यहाँ प्लेन पे आके भी यही खाना है हमने। तो मैं बोलती हूँ अंकल जी एक बार खा लीजिए, चाहे मेरा मन रखने के लिए जी। अगर आपको पसंद आए तो दोबारा आइएगा, नहीं आएगा पसंद तो दोबारा आप नहीं आएंगे, बस यही हो सकता है। क्योंकि आप को मैं देख रहा हूँ कि आप सुबह से लेकर शाम तक, अभी रात हो गई है, और आप अपने कार्य में निरत रहते हैं। तो आगे की क्या योजना है, क्या योजना आपने बनाई है? आगे की योजना ये है कि सर, जैसे हम चाहते हैं कि भगवान करे ये फूड दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, क्योंकि ये फूड आगे बढ़ेगा तो हम लोग तो इसके पीछे बढ़ेंगे, पर एक पहचान मिलेगी हमारे उत्तराखंड के फूड को। तो आगे का प्रोग्राम हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि ये यहीं तक सीमित ना रहे, ये आगे भी जाए। जैसे हमारे बाहर के जो लोग आते हैं, तो जो बाहर के लोग आते हैं वो मतलब यहाँ से चाउमीन मोमो यही खा के जाते हैं, तो अपने साथ यही लेके जाते हैं कि हमने उत्तराखंड में चाउमीन मोमो खाया, मैगी पॉइंट में मैगी खाया। पर वो ये नहीं बोलेंगे हमने उत्तराखंड का ट्रेडिशनल फूड वगैरह कुछ। जैसे राजस्थान में जाते हैं तो हम बोलते हैं हमने वहाँ का दाल बाटी चूरमा खाया, साउथ जाते हैं तो बोलते हैं इडली सांभर खाया, तो हम वो यादें लेके आते हैं। पर यहाँ से कोई जाता है तो वो अपने साथ यही लेके जाता है, वहाँ फास्ट फूड ही खाया हमने। आपकी कोशिश ये है कि यहाँ तो से, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो कोई जाए तो अपने साथ वो मेमोरी लेके जाए कि भाई वहाँ का उत्तराखंड का ट्रेडिशनल फूड था, वो इतना अच्छा था। अच्छा, मैं एक जानकारी चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें आप बनाते हैं, तो उत्पादन तो सब पहाड़ में होता है। हाँ जी। तो कैसे चुन चुन कर लाते हैं सब उत्पाद? हाँ, जैसे हमारा जो मंडवा आता है सर, वो देवाल चमोली का आता है, तो वहाँ का मंडवा जो है वो ठंडे इलाके का है, वो देर में पकता है, तो उसका टेस्ट ही अलग होगा। और जो गर्म इलाकों में पकेगा वो जल्दी पक जाता है, तो उसका टेस्ट इतना डेवलप नहीं हो पाता। तो हम जैसे मंडवा लाते हैं चमोली देवाल से, खेत हमें उत्तरकाशी तरफ से मिल जाते हैं,
चौलाई वगैरह हम जहाँ से हमें जो अरेंज हो जाए हम वहाँ से वो चीज़ उठा लेते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। और आप सबसे बड़ी बात पता क्या है कि आप जिन किसानों से लेकर आते हैं हाँ जी। उनके लिए भी आय का एक स्रोत बन गया है। हाँ। और आप अच्छे रेट पर लेकर आते होंगे क्योंकि आपने लोगों तक पहुंचाना है। आपका जो कॉज है, उद्देश्य है, वो बहुत अलग है। हाँ। आप प्रचार प्रसार के लिए उन किसानों को भी फायदा होता है और यहाँ पर आप एक व्यावसायिक दृष्टिकोण तो है ही, हाँ। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण ये है कि आप पूरे पहाड़ के व्यंजनों को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रही सर, जैसे लोग बोलते हैं ना पलायन हो रहा, पहाड़ों से पलायन हो रहा, वो पलायन तभी तो रुकेगा जब उन्हें वजूद मिलेगा पहाड़ पे रुकने का। जब खेती होगी तभी इंसान रुकेगा, क्योंकि खेती होगी तो उसका अपना घर तो चलेगा ही उस अनाज से, तो फिर 2 पैसे कमाएगा उस अनाज से, मार्केट में बेचेगा, तब वो आदमी रोके सोचेगा कि चलो पहाड़ में रुक के मेरे को कम से कम 2 पैसे तो मिल रहे हैं, अपने घर का घी दूध मिल रहा है, अपने घर का घर मिल रहा है। शहर में आके क्या है, उसको किराए पे रहना पड़ता है, छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है, तो उस वजह से क्या पलायन हो रहा है। तो अगर उसको वजूद मिलेगा वो खेती करेगा, जब उसका अनाज बिकेगा मार्केट में वो तभी पहाड़ में रुकेगा। हम बोलते हैं कि पहाड़ पलायन हो रहा, पलायन भी हम ही लोग कर रहे हैं। हम कई लोग बोलते हैं कि तुम शहर में बैठ के पहाड़ों की बात करते हो, शहर में बैठ के पहाड़ों की बात, अगर हम पहाड़ में कहीं दुकान खोल दे कोई आएगा वहाँ? कोई नहीं आएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि पहाड़ों में जो किसान जो लोग रुके हुए हैं उनको वजूद मिले वहाँ रुकने का, क्योंकि जो नई जनरेशन है सारी पहाड़ों से उतर के नीचे आ गई। बहुत अच्छा लगा दीपिका जी आपसे बात करके। और आप एक आयरन लेडी हैं, आप एक मजबूत महिला हैं, और क्योंकि आप एक ऐसे कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, एक ऐसे काम को आगे बढ़ा रहे हैं जिसकी ज़रूरत पहाड़ को है। इससे पहाड़ के व्यंजन ही मजबूत नहीं हो रहे हैं, इससे वहाँ का किसान भी मजबूत हो रहा है। किसान मतलब मातृशक्ति भी मजबूत हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं कपिल डोभाल जी। कपिल डोभाल जी के बारे में मैं केवल इतना जानता हूं कि आप जो पहाड़ के जो व्यंजन हैं, पर्वतीय व्यंजन, उनके प्रचार प्रसार के लिए आप काम कर रहे हैं। और जो मिलेट कैफ़े खोलने का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि हम पर्वतीय व्यंजनों को आगे बढ़ाएं, हर व्यक्ति तक उसका स्वाद पहुंचाएं। कपिल जी, आपका स्वागत है डुगडुगी में। जी नमस्कार। कपिल जी, जो उद्देश्य है, क्योंकि व्यवसाय तो है ही, उसके पीछे जो उद्देश्य छिपा है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहिए। मुख्यतः क्या था कि हमारा जो राज्य आंदोलन का हमारा नारा था, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितना कोदा झंगोरे का प्रचार उत्तराखंड में इतना संभवतः कहीं हो, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये इतना सब कुछ होने के बाद भी हम नई पीढ़ी तक कोदा झंगोरे कोई व्यंजन डिलीवर नहीं कर पाए। तो इस उद्देश्य से, क्योंकि मैं लगभग 2005 से पर्वतीय क्षेत्र के फूड में काम तो नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही अपने घर के लिए एक्सपेरिमेंट टाइप कर रहा था। लास्ट कोरोना था, तो कोरोना में थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कि सिंसियर ढंग से काम करना शुरू किया। तो हमने धारचूला मुंशियारी से लेकर नीतीमाणा, हरसिल मुखवास, जौनसर, बाबर, गुत्तू, कंसाली, तो इसका देखा कि हमने जितनी लॉस्ट रेसिपीज़ हैं, लॉस्ट रेसिपीज़ आप इस सेंस में भी बोल सकते हैं कि अगर जौहर घाटी है मुंशियारी में, पुथरागढ़ में, तो जौहर घाटी के व्यंजन से हमारे पौड़ी के व्यंजन का व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं है असल में। इसी प्रकार जौनसर, बाबर का, कुमाऊँ के दूसरे अंचल का या नीतीमाणा का असल में। तो मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा इसका एक बिज़नेस कंसेप्ट तैयार करना चाहिए असल में। और नेचुरली अगर आप बिज़नेस कंसेप्ट तैयार करते हैं तो उसमें काफ़ी चुनौतियाँ भी आती हैं। तो ऐसा करते करते लगभग मैं और मेरी पत्नी दीपिका को 18 महीने का समय हो गया, और इसमें हम लोगों ने 47 आइटम तैयार कर दिए। तो हमने ऐसा तैयार कर दिया कि जैसे कई आइटम हमारे जो हैं वो त्यौहार बेस्ड है असल में, कि एक दिन बन गया। जैसे हमारा राबड़ी दिवड़ा जो सेलपुर त्यौहार है वो एक दिन बनता है साल में, 364 दिन गायब हो जाता है। उसी प्रकार जैसे हमारा बिरड़ू बनता है, वो कुमाऊँ रीजन में बनता है, वो बिरड़ू पंचमी के दिन मतलब भादों के महीने बनता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो मैंने कोशिश किया है कि ऐसे जो व्यंजन हैं उनको 365 दिन के फॉर्मेट में लाया जाए, और 365 दिन के फॉर्मेट तभी आएंगे जब तक उसका कमर्शलाइजेशन नहीं हो। बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा प्रयास किया है, और इस प्रयास में सबसे बड़ा जो एडवांटेज मुझे है, नई पीढ़ी जुड़ रही है, हमारा फोकस ही नई पीढ़ी है। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मेरा अनुभव, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे उत्तराखंड का अनुभव है, लेकिन जिन लोगों ने कोदा झंगोरे के व्यंजन को आगे बढ़ाना था, जो 50 साल से ऊपर की पीढ़ी है, उसका खास रुझान नहीं है असल में। इवन कि हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं तो यहाँ तक भी हम बोलते हैं कि अरे कौन कोदा झंगोरा खाएगा, जो पुराने लोग हैं असल में। लेकिन फिर भी जैसे हम मंडुए का डिनका बनाते हैं, डिलीशियस डिनका, झंगोरे की बिरंजी बनाते हैं, मक्की का दिवड़ा बनाते हैं, तो नई पीढ़ी जुड़ रही है। तो ये उत्तराखंड के अनाज के लिए मेरे हिसाब से
एक हाँ फाउंडेशन हम रख रहे हैं, नींव रख रहे हैं। बहुत वाइड स्केल पे तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन एक कंसेप्ट अगर जैसे हमने एक शुरू किया असल में, तो ये कंसेप्ट अगर सफल हो जाता है तो फिर 4 लोगों से हम अप्रोच कर सकते हैं कि हम इस कंसेप्ट में सफल हो, आपको भी करना चाहिए। और निश्चित रूप से जैसे आप लगाएं कि साउथ के व्यंजन हमारे बद्रीनाथ और गंगोत्री तक पहुँचे हुए हैं, इडली सांभर, लेकिन हमारा उत्तराखंड का कुछ हम अपने ही घर में इसको प्रसिद्ध नहीं कर पाए, तो बाहर तो बहुत दूर की बात। आपने 1.5 साल हो गया है आपको यहाँ पर स्थापित किए हुए। हाँ सर, यहाँ पे एटलीस्ट मुझे 6 महीने हो गए, लेकिन पिछले नवंबर 2021 नवंबर से हम लोग कंप्लीट इसमें काम कर रहे हैं बिजनेस कंसेप्ट में। जैसा कि आप 1.5 साल आपको अभी इसमें काम करते हुए जी हो गया, क्या चुनौतियाँ सामने आती हैं? क्योंकि अक्सर लोग ये प्रचार करते हैं कि पहाड़ के जो व्यंजन हैं उनको प्रचारित किया जाए, उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। तो क्या आपको लगता है कि जो प्रचार हो रहा है उस दिशा में काम आगे बढ़ रहा है या कोई चुनौतियां सामने आ रही हैं? चुनौतियां यही हैं कि जब तक जो लोग पर्वतीय जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं और जड़ों से जुड़े लोग जो समाज के स्थापित लोग हैं, जब तक समाज के स्थापित लोग कॉल नहीं करेंगे, ये हमारे लिए बात नहीं हो रही है अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, तो तब तक ऐसे कंसेप्ट आज तक कोई सफल नहीं हुए। जितने भी लोगों ने प्रयास किया असल में वो सब असफलता की गर्त में गए, लेकिन कोई ना कोई तो प्रयास करेगा। आज हम कर रहे हैं, कल को कोई दूसरा करेगा, और फिर भी उस सब की आवश्यकता पड़ेगी जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है असल में। तो जैसे आज की डेट में प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो होते हैं, या तो नेता होते हैं या गायक लोग जो होते हैं, उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा होता है असल में। हम लोग भी अपने स्तर से जितना हमसे बन पा रहा है उतना कर रहे हैं, लेकिन बिना उन लोगों के कि जो प्रसिद्ध लोग हैं उनकी अपील के बिना ऐसे कंसेप्ट को बिजनेस के उद्देश्य से, आर्थिक उद्देश्य से आगे बढ़ाना, उसमें काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। कपिल जी, एक उद्देश्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परिवार भी देखना है, आर्थिकी भी देखनी है, उसकी तरक्की भी देखनी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जी जी। क्या आपको लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है आर्थिक तरक्की को देखते हुए? मैं आर्थिक तरक्की पे पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा असल में, ना मैं किसी को अभी सजेस्ट करने की स्थिति में हूँ कि आप भी करें असल में, लेकिन हम एक प्रयास सा मात्र कर रहे हैं असल में, और प्रयास लगे हम यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। और इसमें कितना समय लगेगा मैं भी नहीं बोलता, लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है तो एटलीस्ट कम से कम इसी कंसेप्ट को सफल होने में, कि जिसमें हम ये बोल सकें कि हमारा घर इससे चल रहा है, तो 2 साल का समय एटलीस्ट लगेगा असल में। अभी लगेगा? जी जी। मतलब आप अभी उस स्थिति में हैं कि चुनौतियां भी सामने खड़ी हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि जो आपने खर्चे किए हैं, जो लागत है, वो भी नहीं निकल पाती होगी। हाँ, ये ज़रूर होता है असल में, कि जब मैंने बताया ना कि जैसे हम गुमनाम व्यंजन पर अधिकतर काम करते हैं। अब अगर गुमनाम ना भी हो तो जौहर घाटी का कोई व्यंजन हो या कोई जौनसार का व्यंजन हो, जब तक वो शहर में नहीं आया है, मार्केट उसको मिला नहीं है, तो कैसे करके आप कह सकते हैं कि ये आपकी रोटी जनरेट कर देगा। तो हमारे पास तो क्या है कि जैसे ग्राहक आया तो हमें पहले उसको कन्विंस करना पड़ता है कि ये ढिंड का है, ये इस प्रॉब्लम मंडवे का बनता है, इसमें गैस की फीलिंग होती है, अथार से बनता है, फिर फ्राई करते हैं, फिर घी गार्निशिंग करते हैं, चटनी का सर्व। तो ग्राहक को लगता है कि उसको लगता है कि अगर ये मेरे लिए ठीक है तो वो खाता है। अदरवाइज सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास जो फास्ट फूड के नाम पे वो चाइनीज़ कुजीन है। अब वो चाहे ठीक है, वो हिंदुस्तान का ही गेहूँ, हिंदुस्तान का ही मैदा यूज़ हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट हम उस कुजीन को चाइनीज़ कुजीन तो बोलते हैं। तो उसका बड़ा एम्पायर है, और उस एम्पायर में खड़ा होने तो बहुत दूर की बात, हम तो अभी अपने व्यंजन में स्टैंड भी नहीं कर पाए असल में। अच्छा, अभी तक आप काम कर रहे हैं, आप तो वर्षों से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने व्यवसाय तो अभी 1.5 साल पहले शुरू किया, लेकिन उससे पहले से ही आप पहाड़ के व्यंजनों पर काम कर रहे हैं। अभी तक कितने तरह के व्यंजन आप खोज पाए हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जो खो गए थे कहीं? जी, वो भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो चलन में है। जैसे अभी हम लोग एक तो स्नैक्स रेंज में काम करते हैं। बेसिकली उत्तराखंड में आप कहीं भी चले जाएं, आपको मतलब उत्तराखंड में धारचूला मुनस्यारी से लेकर पूरा जौनसार बाबर तक अगर आप पहुँचें, तो आपको एक भी आउटलेट उत्तराखंड के स्नैक्स रेंज का नहीं मिलेगा कि हल्का फूड अगर आपने खाना है। क्योंकि आप सुबह 4 बजे में उठ के तो हमारा बाड़ी चासू नहीं खा सकते या चावल भात नहीं खा सकते सर। अभी तक हम लोगों ने 47 आइटम हम लोगों ने तैयार किए हैं स्नैक्स रेंज का असल में, और मैंने बताया कि वही हमने तैयार किया है कि जो एक दिन का आइटम था उसको 365 दिन के फॉर्म। लेकिन ये 47 आइटम भी हमारे लिए आगे बढ़ाना चुनौती है असल में। जैसे अभी हम एक सूप करते हैं मुंडा फोन, तो मुंडा फोन सूप करते हैं, वो मंडवे का बनता है। अब मंडवे का सूप पहले तो अभी उसका एक ग्राहक नहीं है, आप देखें व्यवहारिक से, और हमें उसको कमर्शलाइजेशन करना है। अब इसमें कितना समय लगेगा असल में, कि आपको पहले व्यंजन के बारे में बताना है, फिर मार्केट बनाना।
तो बड़ी इसमें समझ बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं मतलब पहाड़ में ही पहाड़ के व्यंजनों को पहाड़ के लोगों तक पहुंचाने में भी चुनौतियां हैं। ये चुनौतियाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। फिर मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक जो प्रसिद्ध लोग हैं वो इसमें अपना एक हार्टिस्ट फील होता है ना कि ये करना है असल में, तो तब तक आगे बढ़ना। जैसे अभी इंडियन ईयर ऑफ मिलेट चल रहा है असल में, तो उससे क्या हो रहा है कि प्रचार प्रसार तो मिलेट का हो रहा है, लेकिन वो मैं देख रहा हूँ मतलब 1 साल होने को है कि वो सरकारी स्तर पर है, सरकारी जो मेले अरेंज होते हैं उस स्तर पर है। वो ग्राउंड पे ऐसा नहीं है कि कोई यंगस्टर उससे जुड़ पाए असल में कि हाँ हमारा मिलेट है, हमें हमारा मोटा अनाज है। तो जब तक क्या है कि हमारी नई पीढ़ी प्राउड फील नहीं करेगी, उसको वाव का फीलिंग नहीं आया किसी व्यंजन में, तो तब तक इसको आगे बढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप बता रहे हैं कि आपके जो ग्राहक हैं जो पसंद करते हैं इन चीज़ों को, जी, मिलेट के आइटम्स को पसंद जी, करते हैं, वो कम एज के। हाँ, ये मेरा अनुभव है। मैं फिर कहूँगा कि मेरा अनुभव पूरे उत्तराखंड का नहीं हो सकता, मेरे व्यक्तिगत अनुभव है और एक आउटलेट का, मतलब एक उद्यमी के रूप में अगर आप ले सकते हैं असल में, तो उसमें जो हमारा ग्राहक बेस्ड है वो युवा ग्राहक बेस्ड है। मुझे लगता है कि संभवतः वो कुछ ऐसा बोलते हैं कुछ नया ट्राई करना है। जो पुराने लोग हैं उनके मन में एक ही होता है, बोला एक भी कोदा झंगोरी खान, तो उनको ये लगता है कि कोदा झंगोरा का मतलब ढबड़ी रोटी जो हमारी बनती है और बाड़ी और गैत, वो जो अपना झंगोरा हो गया, इसके ऊपर इसमें कुछ नहीं है असल में, और सब कुछ यही है और संभवतः यही मिलता होगा। तो उसके लेकिन नई पीढ़ी जरूर, क्योंकि कहा हमने यहाँ घर में बाड़ी खाया था, यहाँ कुछ अलग है, डिफरेंट है। इधर एक एडवांटेज हमारे, क्योंकि हम लोग मेन रोड में बैठे हैं, तो यहाँ देश भर के लोग आते हैं असल में। तो कोई गुजरात का ग्राहक आ जाता है, कोई राजस्थान का जाता है, कोई महाराष्ट्र का जाता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अपने को हम उत्तराखंड का फूड का प्रतिनिधि मानते हैं असल में। तो 2 चीज़ें हैं कि एक तो हमें अपने फूड का प्रचार करना है, दूसरा हमारा जो स्वभाव है वो भी उन्होंने आगे लेके जाना है असल में कि हमारा, तो हमारे सामने ये भी चुनौतियाँ असल में अपने को स्थापित करना है। जी, अभी हम बात कर रहे हैं कपिल डोभाल जी से। आप पहाड़ के व्यंजनों को आगे ले जा रहे हैं और आप देहरादून में आपने एक रेस्टोरेंट की स्थापना की है, एक मिलेट कैफ़े की स्थापना की है, जहाँ पर आपको मिलते हैं पहाड़ के व्यंजन, वो व्यंजन जिनके अधिकतर लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। आप गुमनाम व्यंजनों को लेकर आते हैं। आप एक दिन त्योहार में बनने वाले व्यंजन को 365 दिन तक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये आपका उद्देश्य है। कपिल जी, मैं जानना चाहूँगा, जो आपने बूढ़ी दादी नाम रखा है उसके पीछे की वजह जानना चाहूँगा। बूढ़ दादी के पीछे की वजह ये है कि हमने गुमनाम व्यंजन पे काम किया, बेसिकली लॉस्ट रेसिपीज़ पे, और लॉस्ट ही तभी जब वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो हमने ये देखा कि हम ओल्ड ग्रैंड मदर, मतलब मेरे दादाजी की माँ के टाइम के फूड पे काम कर रहे हैं, लगभग 70-80 साल पुराने फूड पे असल में। उसमें कुछ फूड ऐसे हैं कि जो आज भी चल रहे हैं, लेकिन वही है वो साल भर में एक बार वो आखिरी सांसें जो गिन रहे हैं असल में। तो बूढ़ दादी का यही कंसेप्ट था। दूसरा ये था कि एक तो ये उत्तराखंड का शब्द है असल में, ये जो शब्द है बूढ़ दादी उत्तराखंड का हर आदमी जानता है असल में, तो ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट शब्द कर रहा है, इसलिए हमने इसका नाम बूढ़ दादी रखा। बहुत सही। और मैंने एक कहानी और सुनी है कि गांव की एक दादी को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, उन दादी के बारे में जानना चाहेंगे। वो जो दादी है हमारे गांव में, वो दादी इस दुनिया में नहीं है और पूरे गांव के लोग उनको बूढ़ दादी बोलते थे असल में। तो मुझे ये था कि कोई ना कोई आइकन होना चाहिए असल में, जिसे आप माने सुबह शाम नमस्ते करें। तो दादी, उनका कोई नहीं था, मतलब आस औलाद बच्चे वगैरह वगैरह कोई नहीं थे, उस दुनिया में नहीं है। तो मुझे लगा कि वो दादी को हमें आइकन मानना चाहिए, तो दादी का हमने फ़ोटो लगा दिया। तो वही हम, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने गांव की दादी को याद किया, इस बहाने दादी को याद भी किया जाता है। हाँ जी, सुबह शाम हम सुबह जाते हैं, दादी को प्रणाम करते हैं, रात को जाते हैं प्रणाम करते हैं। ये तो अच्छा लगता है असल में हमें भी कि जी, मतलब ये है कि जिस बंदे व्यक्ति, मतलब किसी का नाम लेने वाला कोई नहीं है, एटलीस्ट हम उसका नाम ले रहे हैं असल में। अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बूढ़ दादी द मिलेट कैफ़े में कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, व्यंजन हैं जो पहाड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे अभी हम लोग मेन फोकस जो हमारा है, एक हम लोग ढिंडका बनाते हैं, वो स्प्राउट मंडुए का बनता है, उसमें गैद की फीलिंग होती है। अथार विधि मतलब भाप में पकने वाला व्यंजन है, फिर उसको हम फ्राई करते हैं, फिर घी गार्निशिंग करते हैं, चटनी के साथ सर्व करते हैं। वो स्नैक्स रेंज है। एक हम बिरंजी बनाते हैं झंगोरे की। तो झंगोरा जैसे आप पोहा खाते हैं तो पोहा का बेस्ट अल्टरनेट है। अब हमारे पर्वतीय क्षेत्र का झंगोरा जो है वो दोपहर में खाने वाला भोजन है, तो हमने उसको 24 आवर्स के फॉर्मेट में बना दिया है। तो मुझे खुशी होती है कि रात के 9:30 बजे भी कस्टमर आता है कि एक प्लेट बिरंजी पैक कर दो या बिरंजी लगानी है। तो जैसे हमारा नमकीन है, तो 12 अनाज का हम खाजा बनाते हैं असल में। तो 12 अनाज का खाजा, उसका टैग लाइन है, एक बार खेले 12 बार ले ला। जैसे हम झंगोरे खीर नहीं बनाते, क्योंकि झंगोरे खीर रूटीन फूड है। हम लेमड़ा बनाते हैं असल में, जैसे शेक टाइप का, तो वो चौलाई का बनाते हैं।
तो अभी हम 47 आइटम में 5 आइटम मूव कर पाए। मोस्ट प्रॉब्ली हम अगले हफ्ते से मुंडा फ़ोन जो हमारा सूप है मंडवे का वो करेंगे, और एक हमारा ठटवाणी सूप है जो ट्रेडिशनल सूप है हमारा ठटवाणी, तो उसको शुरू करेंगे। एक हमारा बिरडू है, एक हमारा बुखड़ा है। तो इस प्रकार की लंबी चौड़ी रेंज हमारे पास है। जो पहाड़ के व्यंजन जिनको हम गांव में बैठकर कभी खाते थे, जी दादी माँ जी। जब हमें परोसते थे, एक फीलिंग आती थी जी उस फीलिंग को आप शहर में लेकर आए हैं जी। क्योंकि पहाड़ के अधिकतर लोग अब शहर तक आ गए जी, हैं। जी, जब लोग आपसे कहते हैं कि हमें इंद्राई चाहिए, ढिंडका चाहिए, जी। तो क्या फीलिंग आपको लगती है? पर्सनली आप क्या फील करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जैसे इंद्राई का आपने नाम लिया, तो पिछले 6 महीने में 4 ग्राहक ऐसे आए होंगे जो बद्रीनाथ साइड के, चमोली के साइड के। उन्होंने कहा हाँ हमारी दादी बनाती थी इंद्रा असल में। हाँ। तो मतलब लगता है कि मतलब एक दादी ने डिलीवर कर रखा है इंद्रा, तो पूछते हैं कि इंद्रा कब बनेगा। तो हमारे सामने क्योंकि अभी फुटफॉल कम है असल में, तो एक चुनौती रहती है कि हम कब, तो हम स्पेसिफिक टाइम दे देते हैं किसी कस्टमर को कि आप चौथे दिन आ जाना, उस दिन इंद्रा बना करेगा। तो कई व्यंजन ऐसे हैं कि जिसको हम ऑन डिमांड बनाते हैं। जैसे कई आते हैं कि दूल्हा राबड़ी खाना है असल में, तो हरसिंह मुखा की कोई परिवार आ गया, उन्होंने कहा ये हमारा है, तो वो खुशी होती है। जैसे उल्वे पिन्वे की बात है, जौनसर का कोई व्यक्ति आता है ये हमारा है। मुंडा फॉर्म की बात है, जौहर घाटी का कोई व्यक्ति आ गया, उन्होंने कहा ये हमारा है, तो बड़ी खुशी होती है असल में। अगर बूढ़ दादी द मिलेट कैफे को ये कहें कि पहाड़ के अलग अलग जगहों के, अलग अलग जिलों के व्यंजनों का एक प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी। नहीं, ये यही है, मतलब आप संभवतः हमने छोटा सा प्रयास किया है। प्रयास ज़रूर छोटा है, लेकिन छोटे प्रयास ही आगे बढ़ेंगे, और हम लोग लगे इस प्रयास में। अब देखते हैं, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें कम्युनिटी पे भी डिपेंड करती है कि कम्युनिटी ने उसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। लेकिन मैं और मेरी पत्नी की ज़्यादा तो क्या बोलूँगा, लेकिन बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति है कि हमें करना है, और हम लगे हैं। मैं उनको देख रहा हूँ कि आप जो है दीदी बड़े सहयोग कर रही हैं आपको, एक एक चीज़ के बारे में उनको जानकारी है, जबकि उनकी परवरिश राजस्थान में हुई, लेकिन पहाड़ के बारे में वो बहुत जानकारियाँ रखती हैं। हाँ। आपसे ही मिलकर जानकारियाँ रखी हैं। जी सर, असल में क्या हुआ कि वो राजस्थान के नागौर की पली बड़ी है, तो दाल बाटी चूरमा मिर्ची बड़ा उनका फूड है असल में। तो उनका ये था कि मुझे जॉब नहीं करना है असल में, क्योंकि हम तो पर्वतीय क्षेत्र के, तो हमारा तो माइंड मेकअप ये है कि मैं नौकरी करनी है असल में। बिजनेस में तब डाइवर्ट होते हैं असल में। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे कहीं दाल बाटी का छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप खोल के दे। तो मैंने कहा जब काम करना ही है तो मैं थोड़ा सा इसमें कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम उत्तराखंड के फूड में काम करें। तो करते करते सर में 18 महीने तो रिसर्च और डेवलपमेंट करने में हो गया असल में। हमने ये किया कि किसी में अगर घी पड़ना है उसमें घी डाल दिया, किसी में नमक पड़ना है उसमें नमक डाल दिया, किसी में चीनी बढ़ा दी, किसी में कम कर दिया। तो इस प्रकार का हमारा रेंज तैयार हो गया। आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं? हाँ, फूड पे एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ असल में बेसिकली, लेकिन एक्सपेरिमेंट मैं अपने फूड पे करता हूँ। मतलब अगर अपने फूड पे और अपने उत्पाद पे, अगर हमें ढिंडका बनाना है, अगर ढिंडके में ये आवश्यकता है कि इसमें गैद पड़ना है तो हम उसमें गैद डालते हैं। अगर हमें लगता है कि सिड़कू में आज का बच्चा वो घी उसको पसंद नहीं आएगा, उसको हनी पसंद आएगा, क्योंकि हनी छोटे बच्चों का लगा हुआ है असल में, तो हम उसमें हनी फिल कर देते हैं असल में। तो इस प्रकार फूड को डेवलप भी कर रहे हैं साथ में। फुटफॉल बढ़ाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि फुटफॉल भी बढ़ाना है जी, और उस फुटफॉल को बढ़ाने के लिए अभी आपने एक स्टॉल जी उन चीज़ों का भी लगाया है फास्ट फूड का, जी, जिसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हाँ सर, ये ज़रूर पिछले 2 महीने से हमने किया, और मैंने ये देखा कि वो चाउमीन मोमो की तरफ नई पीढ़ी का इतना ज़्यादा आकर्षण है कि क्योंकि हम शॉप खोल के बैठे हैं, तो कई बच्चे यहाँ तक बोल के हमें आए कि अंकल आंटी दुकान बंद कर दो अगर चाउमीन मोमो नहीं है। हाँ। तो बड़ी मतलब गिल्टी सी फील होती है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी। लेकिन इससे ज़रूर, क्योंकि हमने इसका काम कभी किया नहीं था असल में, लेकिन जब काम किया तो इसका एडवांटेज ये मिला कि इसमें थोड़ा सा फुटफॉल बढ़ गया असल में। तो ये एडवांटेज है। उससे क्या होगा कि जैसे पेरेंट्स आए तो बच्चे के साथ, तो बच्चे को तो वो खिला दिया, फिर वो पूछते रहते हैं असल में। उन्होंने कहा 2 प्लेट या 4 पीस ढिंडका पैक कर दो, तो हमें उसका एडवांटेज बहुत सही। और आप लोगों को बताते भी हैं कि भाई ढिंडका की ये खासियत है जी, ये इतना पौष्टिक है, इसमें ये मिलेट्स मिले हुए हैं, ये सब चीज़ें आप जानकारी देते हैं। तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे कपिल डोभाल जी से। आप पहाड़ के व्यंजनों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देहरादून में आपने द मिलेट कैफ़े बूढ़ दादी के नाम से एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की है, और 1.5 साल आपको हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि अभी सफ़र यहीं तक नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। लगभग जब 2 साल हो जाएंगे तब तक हमें लगेगा कि हम पहाड़ के व्यंजनों को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कपिल जी आपसे मिलकर, और आपके उद्देश्यों को जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहाड़ जब जाता हूँ तो अक्सर मैं लोगों से मांगता हूँ मंडवे की रोटी, लोगों से मांगता हूँ झंगोरे की खीर, तो अच्छा लगता है। और अब आपने उन उत्पादों के नाम बताए हैं जिनकी जानकारी, जिनमें से बहुतों की जानकारी मुझे नहीं थी। नए नए नाम मुझे सुनने को मिले हैं। बहुत अच्छा लगा कपिल जी आपसे मिलकर, और हम चाहेंगे कि आप
का जो ये उद्देश्य है ये पूरा हो आपका भी धन्यवाद आपके समय